ऑलराइट, यस सर। तो cos 121/2 है, ये वेक्टर के चैप्टर में बार बार आएगी इसकी वैल्यू, नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे। और cos 180 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तुम्हें लर्न करनी ही पड़ेंगी यानी आओ। और cos 180 -1 हो गया, cos 0 इज 1, तो ये -2, बाहर एक माइनस लगा हुआ, तो 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लो जिनकी मिस्टेक हुई थी, दैट इज हाउ इट गोज, है ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था? सर cos नहीं 120 सर। तो 1/2 नहीं है cos 120 इज सर, 1/2 तो नहीं है। cos 120 -1/2, सॉरी, -1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस रहता है। cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 2π/3 लिख सकते हैं। बस पाई के टर्म में दिया हुआ क्या उसमें तुम्हारे पास कौन सी लॉग टेबल है, क्या है? सर मैथ्स का टेबल है, मतलब हाँ, जो एक मिनट मैं नॉर्मल फिर से लिख रहा हूँ, एक मिनट फिर से लिख रहा हूँ, देखो cos 120 इज इक्वल टू -1/2। चेक करो अभी, -0.5 दिया होगा। ठीक है, बाद में चेक करके बताना मुझे, हाँ सर। उसका भेजना उसको व्हाट्सएप पे, हाँ सर। अगर कुछ अलग है तो ग्रुप पे भेज दूं? कहीं भी भेजो। अभी तुम्हें क्या देख रहा है उसमें? कॉस, नेचुरल कॉस में देखना है टेबल में, एक 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 जो है दूसरा टेबल भी रहता है, तो नेचुरल कॉस के टेबल में जाके वैल्यू देखना है। ये ठीक है सर। ऊपर देखो क्या लिखा है टेबल में, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है टेबल के टॉप में, क्या है? क्या लिखा है? मतलब डिग्रीज में? नहीं, सबसे टेबल जो जिसमें तुम देख रहे हो लॉग टेबल में, ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है? टॉप ऑफ द टेबल पे क्या लिखा हुआ है? कॉस लिखा है, नेचुरल कॉस लिखा है। नहीं नहीं, ये नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा होता है, तुम कहीं और देख रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे ये ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे लॉग एंटी लॉग लिखा है, ऐसे यहाँ पे नेचुरल कॉस लिखा होगा, ठीक है सर। उसमें ढूंढना है। एंटी कॉस एंटी लॉग में नहीं, उसमें नहीं देखना। ठीक है, तो फिर सही मिलेगा तुम्हें। चलो ठीक है, और क्या था होमवर्क, जल्दी से बोलो। व्हाट आर द अदर होमवर्क? हो गए सारे? हाँ सर। चलो फिर अभी और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, विच आर गुड क्वेश्चंस, जो हमें आगे फिजिक्स में हेल्प करेंगे हम। देखो इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। वापस चलते हैं हम लोग जहां से हमने फिनिश किया था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही अगर कॉस कॉस का है तो अभी ये होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं दोनों। कॉस हाँ का सर। इंटीग्रेशन क्या है? टेबल में कॉस का इंटीग्रेशन देख लेना, क्या है? साइन एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, है ना। साइन एक्स करना, और साइन की वैल्यू मैंने बताई दी है 0 की। 2π तो 0 हो जाता है, 2π इज इक्वल टू 0। ये तुम्हें पता है 2π 0 के बराबर कैसे होता है? सपोज ये लाइन है, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए तो पाई होता, फिर नीचे से यहाँ आ गए, तो 2π मीन्स 0, वापस 0 पे आ गए। 2π में 360 कंप्लीट हो जाता है ना, पाई 180। ये तो बताया था मैंने, पाई कितना होता, 180 के बराबर होता, तो 2π कितना होगा? 360। 360 मीन्स वापस वापस हम सर्कल पे आ गए। देखो ऐसे ये सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजेंटल लाइन है, यहाँ पर तुम्हारा 90 होता है। ये 90 को क्या लिखते हैं? π/2 लिखते हैं। और ये कितना होता है तुम्हारा टोटल एंगल? पूरा एंगल कितना होगा? 180। 180 को क्या लिखेंगे? पाई लिखते। और नीचे तक ये एंगल कितना होगा? अलग कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये वाला एंगल, ये कितना होता है? 270 होता है ये। 270 को क्या लिखेंगे? 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, तो 3 टाइम्स 3 ऑफ पाई 90 बाय है। हाँ, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा ये। और ये पूरा एंगल वापस अपनी जगह आ गए तो सर 2 ये, पाई। हाँ 2 पाई 0 के बराबर 2 पाई हो जाता है ये, वापस अपनी जगह आ जाते। 2 पाई मीन 360। हाँ बोलो, अभी बोलो क्या डाउट है? नहीं सर, मैं वो सुनाई नहीं देता आपने क्या बोल रहे हो, तो अभी आपने बोल दिया। हाँ सर, अभी आ रही है? थोड़ा सा माइक को मैं और पास कर लेता हूँ। ठीक, माइक इज जस्ट वेरी क्लोज टू नहीं माय सर, माउथ। सुनाई नहीं देती वो। हाँ, हेडफोन वो थोड़ा बीच बीच में नीचे। डिस्टॉर्शन होता है। ये क्या है, डिस्टॉर्शन है, ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है, मतलब कंजेशन होता है ना, तो जूम पर डिस्टॉर्शन हो ही रहा है अभी। बाकी में भी यही प्रॉब्लम आ रही। ठीक है। सर अच्छा, कुछ इसमें मेरे ख्याल से, एक मिनट होल्ड, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या तुम लोगों को? जस्ट होल्ड ऑन, समथिंग हैज गॉन ठीक है रॉन्ग। सर। दिख रही है क्या? हाँ अच्छा, एक यस मिनट रुक सर। जाओ, मेरे लैपटॉप सर। में स्क्रीन गायब हो गई। होल्ड ऑन, मुझे वापस चेक करने दो क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, आ गई। ओके चलो। ओके, तो ये ट्राई कर सकते हैं अभी। कॉस का साइन हो जाएगा, कॉस का साइन की माइनस साइन, कॉस का प्लस साइन। साइन, साइन। प्लस होता है, देखो साइन ये देखो। तो कॉस का साइन एक्स कर दो और फिर लिमिट लगाओ एक एक करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि ये हमें एसी के चैप्टर में काम आएंगे। जब एसी पढ़ते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट, करंट का चैप्टर, ये दोनों हमें डेरी इंटीग्रेशन काम आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। नोटेड? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन बता दो। चलो, log x। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 1/x लिख सकते हैं, 1/x dx। तो 1/x dx का देखो टेबल कहाँ गई? ये है सेकंड वाला जो था, दिस वन। 1/x dx इज log x। ठीक है, बस log x लिख के प्लस सी भी लिख देंगे, लिमिट नहीं दी है तो प्लस सी लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, लॉग के बारे में अभी ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका सेपरेट टॉपिक करा दूंगा मैं, log x। केवल फार्मूला याद कर लो अभी, लॉग होता क्या है बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। जैसे अभी इसका एप्लीकेशन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो कैसे इसको इंटीग्रेशन को यूज करके हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है? एंगल, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला होता है। तो एंगल को हमने क्या किया, एंगल को डी थीटा सिंबल दे दिया, तो एंगल की जगह डी थीटा लिख दिया, आर्क की लेंथ डीएल लिख दी, रेडियस को आर लिख दिया। ठीक है, ये फार्मूले से हमने ये फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये सप्लीमेंट्री यूनिट होती है प्लेन एंगल। 10th में भी पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है मैथ्स में? 10th में नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर जो है ये एंगल जो है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज दिस मच, डीएल आर्क है और रेडियस आर है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएल क्या आ जाएगा? आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे हम, आर तो कांस्टेंट है, इधर इंटीग्रेशन करेंगे इधर इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीएल का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा यहाँ पे। जैसे डीएक्स होता तो एक्स आता है, यहाँ पे डीएक्स होता तो एक्स आता है, यहाँ पे डीएल है तो एल आएगा। ठीक है, और आर एज इट इज
और लिमिट भी लगानी है, अभी इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी है। कहाँ से चल रहे हैं हम लोग? यहाँ 0 डिग्री एंगल से चल के हम कहाँ पाएंगे? वापस ये 2 पाई पर आ जाएंगे। तो 0 से लेकर 2 पाई, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होता है। जब dx होता है तो x लिखते, d थीटा है तो थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक मिनट, r को हमने बाहर निकाल लिया, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, बिकॉज dx का क्या होता है? जब ऐसे होता है, देखो 1 dx होता है तो x लिखेंगे, वैसे ही 1 d थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे। लिमिट कितनी है? 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई। r डबल डबल हो गया, एक r काट दो, तो लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस विल बी r 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 0। अभी यहाँ पर ये लिमिट आ जाएगी, थीटा की जगह 2 पाई आ जाएगी, माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई r। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, डोंट राइट इट, जस्ट अंडरस्टैंड। नोबडी विल आस्क यू द क्वेश्चन कैसे, आई एम टेलिंग यू द एप्लीकेशन, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो नोबडी विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट आई वांट टू शो यू हाउ द इंटीग्रेशन इज अप्लाइड टू गेट द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ऐसे ही वॉल्यूम निकालना दिखाता हूँ, देखो इसको लिखो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट राइट। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, तो देखो कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस आती है तुम्हें निकालना, सरकमफ्रेंस नहीं, Pi r सरफेस एरिया, square. सॉरी सॉलिड या हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बोलो? 4 pi r square. हाँ, वो हमें आना चाहिए। एक्चुअली उसका भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन से आता है, उसका डेरिवेशन भी इंटीग्रेशन से आता है, वो मैंने पिछले टॉपिक में ये किया है, बट ये तुम लोगों को अभी थोड़ा मुश्किल जाएगा। जब 12th में मैथ्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तुम्हें ये सब कराए जाएंगे, हमें केवल फार्मूला याद रखेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फिर भी मैं करा देता हूँ तुम्हें। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ये स्फीयर है, देखो दिस इज द स्फीयर, स्फेरिकल, ये स्फीयर हो गया तुम्हारा। उसके अंदर हमने एक छोटा सा एक एलिमेंट्री शेल लिया, शेल मीन्स हॉलो स्फीयर। ये शेल लिया हमने जिसकी रेडियस आर है, देखो बड़ा डायग्राम देखो, इस पे देखो, ये शेल लिया हमने, उसकी इनर रेडियस आर है, थिकनेस डी आर है। तो रेडियस आर है, शेल का रेडियस आर है, देखो उसको एलिमेंट्री शेल बोला जाता है। जब तुम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ोगे तो वर्ड यूज होगा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री में हमने बीच में छोटा सा शेल ले लिया, एलिमेंट्री शेल, एलिमेंट्री शेल हमने कंसीडर किया जिसका रेडियस क्या है, आर है, और थिकनेस कितनी है उसकी, डी आर है ना। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फार्मूला याद रखना है, वॉल्यूम का फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, दैट्स ऑल, यू डोंट राइट। ठीक है, तो शेल का वॉल्यूम कितना होगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ शेल, हॉलो स्फीयर जो होता है, डीवी, circumference into thickness, surface area of the shell into thickness, surface area into thickness, क्योंकि वही उतने पर ही तो मटेरियल है ना। सपोज तुमने एक हॉलो स्फीयर लिया थिकनेस डी आर का, तो उसका वॉल्यूम कितना लिखोगे, कितना मटेरियल है उसमें? 4 पाई आर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस डी आर, ये उसका वॉल्यूम होगा शेल का। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये तुम लोग थोड़ा लॉजिक लॉजिक लगाओ, इसके लिए फार्मूला नहीं। सपोज तुम्हारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसकी थिकनेस dr है या थिकनेस t है सपोज, चलो ऐसे देखते हैं। ये हॉलो स्फीयर है, जिसकी थिकनेस t है जो कि स्मॉल है, ये थिकनेस t है। तो अंदर का सरफेस एरिया लिख लो, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम ऑफ द शेल मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ लो। तो यहाँ पे हमने थिकनेस कितनी ली, dr। और 4 पाई r स्क्वायर उसका सरफेस का dv। लेकिन हमें पूरे स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये dv, इधर कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो dv का तो इंटीग्रेशन v हो जाएगा, है ना। पूरे पूरे स्फीयर का वॉल्यूम v है, उसका इंटीग्रेशन v हो गया। 4 पाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, कहां से कहां तक, 0 से लेकर आउटर रेडियस r तक हमें इंटीग्रेशन करना है। सेंटर 0 पर है, आउटर रेडियस r पर है। बोलो इंटीग्रेशन कितना हुआ r स्क्वायर का, r³/3। r³/3, 0 से लेकर r तक। 3 को बाहर निकाल लो, 4 पाई/3 और लिमिट लगा दो। स्मॉल r की जगह कैपिटल r हो जाएगा क्यूब, माइनस 0 का क्यूब आ गया ये 4 पाई/3 r³। तो इस तरह से इंटीग्रेशन यूज करके ये सब वॉल्यूम सरफेस एरिया निकाले जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन से निकाले जाते हैं ये सब। सरफेस एरिया भी मैंने निकाला, लेकिन वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं उसमें। ठीक है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें वॉल्यूम का फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। जब भी मैं पूछूंगा हॉलो स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4 pi r सेम square होता है क्या? dr। नहीं, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम पूछ रहा हूँ अभी मैं। ये तो हमने हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, वॉल्यूम तो एक ही आएगा, वॉल्यूम तो एक ही आएगा ना। सपोज क्रिकेट की बॉल हो या टेनिस की बॉल हो, दोनों का रेडियस सेम है, तो वॉल्यूम तो 4/3 पाई r³ होगा, अलग अलग थोड़ी होता है। सरफेस एरिया भी, आउटर सरफेस एरिया भी 4 पाई r स्क्वायर होगा। ये तो हमने यूज किया, एलिमेंट्री शेल लिया हमने, कैलकुलेशन के लिए यूज किया ये। अदरवाइज ये बीच का तो, ये तो बीच का स्टेप, फाइनल तो यही रहेगा। वॉल्यूम फॉर सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर विल बी 4/3 पाई r³। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड और हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर आता है। ये भी इंटीग्रेशन से आता है, ये तुम्हारा थोड़ा हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। अपने को फार्मूला याद होने चाहिए, दैट्स ऑल। ये हमें फिजिक्स में बार बार लगेगा, सरफेस एरिया का फार्मूला कई चैप्टर में याद कर लो, लिख लो अलग से। वॉल्यूम तो तुम्हें 10th में पढ़ा, सरफेस एरिया था 10th में, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड और हॉलो स्फीयर था कि नहीं? हाँ सर, हाँ। तो ये लर्न करके रखो, 2-3 चैप्टर में हमें काम आने वाला। फिर नहीं बोलना सर मुझे ये नहीं पढ़ा। और ये, और सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क पाई r स्क्वायर, डिस्क का एक साइड का सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर होता है, थिन प्लेट का पाई r स्क्वायर सरफेस। तो ये भी इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। सीखना है कि छोड़ दें इसको? ये सिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे स्टेप हमें कुछ चैप्टर में आते हैं, ऐसे स्टेप ये सिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये ध्यान से सुनना, ये फिजिक्स में हमें ये स्टेप लगने वाले हैं। देखो देखो वेरी केयरफुली सुनो इसको, क्योंकि वी आर गोइंग टू डील विद। देखो ये हमने क्या किया, वी आर टेकन द डिस्क, थिन डिस्क ले ली हमने, उसका एक साइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। थिक भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साइड का सरफेस एरिया निकालना है हमें। ठीक है,
तो बीच में हमने एलिमेंट्री रिंग लिया उसमें। कितनी रेडियस का? आर रेडियस का। और ये पूछते थिकनेस हैं कित नहीं, ये हमें फाइनल रिजल्ट काम आता है। नहीं, ये हमें किसी किसी चैप्टर में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, कोई चैप्टर जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, वहां पे काम आता है। ये स्टेप काम आता है बीच में, बीच के स्टेप काम आते हैं। ठीक है, उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्क होती है, तो एरिया जो है पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, कुछ और आता है फिर एरिया। समथिंग सम स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो फिर तो ये हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया, ये वाली एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, सर्कुलर रिंग जैसा होगा वो, जिसका रेडियस आर, थिकनेस डी आर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्री स्ट्रिप बोलेंगे, एलिमेंट्री रिंग भी बोल सकते हैं उसको, एलिमेंट्री स्ट्रिप और रिंग। तो इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया मिल जाए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरी डिस्क का एरिया मिल जाएगा। इसको यहाँ से कट करो, देखो इमेजिन कर लो हमने यहाँ से कट कर दिया, कट करके इस स्ट्रिप को ओपन कर लो ऐसा, इसको इस स्ट्रिप को ऐसे स्ट्रेट कर लो, ऐसे दिखेगी वो, जिसकी और थिकनेस कितनी होगी? ये डी आर हो जाएगी। ये जो यहाँ पे हमने डी आर लिखा है ना, ये तो ये जो है एलिमेंट्री जो रिंग लिया, एलिमेंट्री हमने रिंग लिया था स्ट्रिप, इसको कट करके ऐसे फ्लैट कर लो, ऐसा ऐसे खोल लो, उसको ओपन कर लो, तो इसकी लेंथ जो है 2 पाई आर हो जाएगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस है ना। ये जो स्ट्रिप है, ब्रेक करके जब ओपन करके हम इसको सीधा करेंगे इसे, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और उसकी थिकनेस डी आर हो जाएगी। ये जो दिख रही तुम्हें, तभी इसका एरिया लिख सकते हैं हम। एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा बोलो? एरिया ऑफ द स्ट्रिप और एलिमेंट्री रिंग विल बी हाउ मच? डी ए बोलते हैं। छोटा एरिया है तो स्मॉल वैल्यू होती है तो डी लिखा जाता है उसके आगे। तो डी ए इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर, लेंथ इनटू विड्थ, ये तुम्हारी लेंथ हो गई, दिस इज लेंथ। तो उसको 2 पाई आर, उसको 2 पाई आर स्क्वायर डी लिख सकते हैं। नहीं, 2 पाई आर डी आर, डी तो अलग है ना, ये छोटा सा पार्ट है, वो डी आर एक सिंगल टर्म है। डी आर इज द स्मॉल थिकनेस, वेरी स्मॉल थिकनेस। डी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल। सर नेग्लिजिबल ना? हाँ, नेग्लिजिबल, तभी वो एक्यूरेट एरिया देगा। हमेशा नेग्लिजिबल रखना है उसको, तभी हमें एक्यूरेसी आती है उसमें। और ये सिंगल टर्म है, आर के साथ, इसका साथ आर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दिया, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, इधर डी ए कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, आर डी आर। ये स्ट्रिप कहां से कहां तक? 0 से लेकर आर तक जा सकती है। ये स्ट्रिप जो है बहुत छोटी हो गई, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, और फाइनली कहां तक जानी है? आर रेडियस तक जानी है, यहाँ तक जानी है। तो आउटर लिमिट कितनी हो जाएगी? आर। इनर लिमिट 0। तो ये स्ट्रिप जो है 0 से एक्सटेंड होके आर तक जा सकती है। ठीक है, तो बाहर 2 पाई, आर का इंटीग्रेशन बताओ, आर स्क्वायर बाई 2, 0 से आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 बाहर निकाल लिया, 2 पाई आर की जगह आर अपर लिमिट डाल दिया आर स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, तो 2 कैंसर, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर प्लेट का एक साइड का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे आता है, ये इंटीग्रेशन से किए जाते हैं। तुम लोगों ने जो 10th में डायरेक्ट पढ़े थे, दैट इज हाउ इट इज डन। तो ये स्टेप हमें, ये जो हमने रेक्टेंगुलर स्टेप है ना, ये हमें काम आएगा इतना पॉइंट फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में काम आएगा, मैग्नेटिज्म के चैप्टर में काम आएगा, और ग्रेविटेशन एंड रोटेशन के चैप्टर में। ठीक है, बाकी nobody will ask you how to find out the surface area with the integration। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, ये स्टेप तुम लिख लो और बस।
म्यूट कर लो तुम लोग, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछो। ठीक है, ठीक है ऋतिक। यस सर। तो हमने ये फार्मूले तुम्हें कौन कौन से, सरकमफ्रेंस का तो तुम्हें आता ही है ना, और ये सरफेस एरिया भी पाई आर स्क्वायर आता है तुम्हें, और ये डिस्क का एक साइड का सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें फ्लूइड के चैप्टर में लगता है, जब ड्रॉप्स होती है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में डील करते हैं, उनका सरफेस एरिया हमें लिखना पड़ता है 4 पाई आर स्क्वायर, वाटर ड्रॉप्स का। ठीक है, तो ये याद रखो, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द solid sphere as well as hollow sphere. Volume of the sphere is 4/3 pi r cube. Solid and hollow sphere का वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, ये भी कर लिया हम लोगों ने। ये वाला देखो, ये दो क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, तुम लोग नोट कर लो, अभी अभी टाइम है, हम लोग करेंगे भी। ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, ये होमवर्क में देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन करते हैं, ये एक्चुअली हमें फर्स्ट चैप्टर में ऐसे स्टेप लगेंगे, इसी चैप्टर में नहीं, सॉरी, जो चैप्टर चल रहा है ना, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसमें ये स्टेप आएगा हमें। चलो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। Let us see this question. The change in the function, changes in a function y and independent variable x are related. मतलब ये तुम्हें दिया हुआ है y and x का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं ना, dy/dx x स्क्वायर दिया हुआ तुम्हें। फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब डिफरेंशिएशन दिया है, इंटीग्रेशन से हेल्प करके, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम फंक्शन बनाने वाले। ठीक है, again I am reading the question. The changes in the function y and the independent variable x. x independent variable होता है, y dependent variable होता है, y x के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और हमें y एंड x, मतलब ये इनका चेंज का रिलेशन दिया है, और विदाउट चेंज का रिलेशन चाहिए हमें, y एंड x के बीच में रिलेशन निकालना, ओरिजिनल रिलेशन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नाउ यू थिंक अबाउट दिस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब y एंड x के बीच में फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, चेंज का रिलेशन दिया है हमें। चलो ट्राई करो, ट्राई टू डू वॉट एवर यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, देन आई विल एक्सप्लेन। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जस्ट यू ट्राई योर सेल्फ। जैसे चुपचाप डिफरेंशिएशन करनी है क्या? नहीं, हमें y एंड x में फंक्शन लेना है। लास्ट में देखो क्या है, डिफरेंशिएशन तो दिया है ना, इंटीग्रेशन से आएगा वो। देखो फंक्शन फाइंड y एंड x का, इंटीग्रेशन की हेल्प से फंक्शन वापस आ जाएगा। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिख दिया है। सर हाँ, x³/3 आएगा क्या? y इज इक्वल टू, कैसे किया? सर उसको इंटीग्रेट करेंगे ना x² को। ओके ठीक है, तो प्लस सी भी लिखना पड़ेगा, इंडेफिनिट है ना, सी भी लिखना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं, सही है सही है। देखो ये क्वेश्चन, ये देखो, इसको हमने लिख लिया, फंक्शन जैसा दिया वैसे लिख लिया। हमें x एंड y में फंक्शन चाहिए, लेकिन ये हमें dy एंड dx के टर्म में दिया हुआ है, हमें dy dx हटा के x एंड y लाना है। ठीक है, तो dx को इधर भेज दो, राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। और dx dy कैसे हटते हैं, इंटीग्रेशन से हटते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। ठीक है, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन। ओके एक मिनट रुक जाओ,
हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको ठीक कर लो। दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो लेफ्ट साइड में 1 dy हो गया, 1 dy का इंटीग्रेशन y, 1 का x होता है, 1 dx का x होता है, तो 1 dy का y होगा। तो y आ गया इधर, इधर क्या आएगा, x cube by X cube 3 upon 3. x³ प्लस c, दैट्स ऑल। तो ये जो है अपने जो अपना चैप्टर चल रहा है ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हमें ऐसे दिया होगा, देखो a इज इक्वल टू dv बाई dt ऐसा दिया होगा, बोला जाएगा v एंड t एंड एक्सलेशन में रिलेशन बनाओ, तो हम लोग इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके a dt फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसी चैप्टर में ये स्टेप हमें ये मेथड लगने वाला है, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उसी में ये लगने वाला है, ऐसा ऐसा स्टेप आया समझ में। हाँ सर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिजिक्स में कई बार आएगा हमें इस तरह की सिचुएशन, तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ये आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, SC वर्मा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। चलो ठीक है, रिलेशन को हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल हमें मोमेंटम निकालना है बस हमें। वो मुझे लगा m1 फोर्स, m2 प्लस m2 m1 ये सब कुछ था। हाँ हाँ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं, हमें केवल मुझे लगा फोर्स पूछा है, फोर्स नहीं पूछा है, तो इसको ऐसे नथिंग इज आस्क्ड, हमें केवल इंटीग्रेशन करना है, दैट्स ऑल। देखो मोमेंटम p ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन dp by dt is equal to 10 न्यूटन। ओके, यूनिट हटा दो, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये फंक्शन dp by dt is equal to 10 plus 2t, ये फंक्शन दिया है, यूनिट छोड़ दिए, यूनिट न्यूटन लिखिए ना, वो छोड़ दो। तो रिलेशन इज गिवन if the momentum is 0 at t is equal to 0, p क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, 9th में हमने पढ़ा हुआ है। तो t is equal to 0 पे मोमेंटम 0 है, what will be the momentum at time t is equal to 10 seconds? इसको तुम्हें खुद ही करना है, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये स्टेप्स भी तुम्हें हर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आने वाले हैं। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा बोलो, क्या सर, करें पहले बोलो। फाइंड करेंगे, सर dt को उधर भेज देंगे, फिर dp का dt को उधर इंटीग्रेशन भेज देंगे। करेंगे तो p मिल जाएगा, और Okay. p मोमेंटम दिया हुआ है, तो फिर हाँ, लिमिट को भी दी 10 हुई है, मतलब इसमें लिमिट भी लगानी है, पहले वाले में लिमिट नहीं थी इसमें, अभी यहाँ लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें dp लिखा और 10 को इधर लेगा dt, सॉरी dt को इधर लेगा 10 की तरफ, dt को पूरा इधर लेगा 2t dt, ठीक है। अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते, कांस्टेंट को बाहर लिख देते, फिर से मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं इसको, dp हो गया 1 dp हो गया, है ना, 1 का हमें आता है, 1 का इंटीग्रेशन आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 dp, 10 को बाहर निकाल दिया 1 dt हो गया, ये 2 को बाहर निकाल दिया t dt हो गया, ठीक है। अभी हमें इन्होंने इनडायरेक्टली हमें लिमिट भी दे दी है, पता, t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, देखो यहाँ भी टाइम का फंक्शन है, यहाँ भी टाइम का फंक्शन है, उसका उस समय मोमेंटम 0 है, तो मोमेंटम इधर मोमेंटम का फंक्शन है, तो वो 0 है, ठीक है। और जब उन्होंने बोला है टाइम 10 सेकेंड है, तो ऊपर वाली लिमिट 10 हो जाएगी, उस समय मोमेंटम कितना p है,
उस समय हमने मान लिया मोमेंटम p है। देखो मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, जब टाइम अपना 10 सेकंड हो गया है तो उसका मोमेंटम 0 से पहले 0 था, अभी p हो जाएगा। p निकालना है हमें, तो ये हमें लिमिट भी लिखना आना चाहिए अगर नहीं दी है तो। ठीक है, फिर से बताओ लिमिट कैसे लिखी हमने। देखो उन्होंने क्या बोला है कि जिस समय, ओके यहाँ भी कट कर रहा हूँ, लिमिट फिर से सुनो। लिमिट भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। देखो क्या बोला है कि इफ मोमेंटम इज 0, मोमेंटम का सिंबल क्या है p, ठीक है। ये जब 0 है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 इफ मोमेंटम इज 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो इधर दोनों टाइम के फंक्शन है। देखो यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, तो उनका क्या हो जाएगा 0, लोअर लिमिट 0। ठीक है, फिर क्या बोला है, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अपर लिमिट 10 आ गई, इधर भी 10 आ गई, और यहाँ पे हमें p निकालना है, मोमेंटम निकालना है। गॉट इट। तो अभी इसको सॉल्व करना है, तुम्हारा हेडेक होमवर्क में सॉल्व हाँ। करके भेजो। ठीक है, और आंसर जो है अभी मैं हाइड कर रहा हूँ आंसर। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का यूज हमें करना है आगे चल के। इसमें फोर्स भी पूछ सकते हैं, मोमेंटम मिल जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। नोट कर लिया ये क्वेश्चन? नहीं, ये मैंने आधा लिखा दिया, लास्ट पार्ट तुम्हें खुद ही करना है। ये तो पूरा कर दिया हम लोगों ने। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको छोड़ सकते, बाद में करेंगे इसको, है ना, 27 को। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, और कोई क्वेश्चन दे सकता हो तुम्हें? ये नहीं, अभी ये नहीं कर सकते, इसका थोड़ा सा थियरी पढ़ानी पड़ेगी पहले मुझे, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ एक। If dy by dx is equal to x cube plus 1, find relation between y and x। ऐसे क्वेश्चन है जैसे ये, देखो ऑलमोस्ट सेम है, हाँ सर। थोड़ा ही चेंज किया मैंने इधर, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक पे जा सकते हैं। इंटीग्रेशन इतना बहुत है तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, और फिर थोड़ा बहुत और मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स। देन विल गो बैक टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बाकी पॉइंट्स कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर पे वापस आ जाएंगे हम लोग। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, अनम्यूट करके पूछ लो।